नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ताकि आप तक ये वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो पहले पहुँच जाए। और बच्चों, मेरे टीम का नाम, चैनल का नाम एडीएस गुरुकुल चैनल है, तो आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ भूगोल का है, और भूगोल के उस चैप्टर का है जिसमें हम भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में और अन्य कंपटीशन लाइन में जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उन सभी में ये पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, मैं शुरू करने से पहले एक बार आप सभी को फिर से बता दूं, चैनल पर अगर आप सब नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी साथ में कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। मेरा पहला ऑप्शन है भूविज्ञान, भूकंप, प्लेट विवर्तनिक, पैंटोग्राफ। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? भू विज्ञान। क्या है? भूविज्ञान। भूविज्ञान से हम धरती के धरातल पर पृथ्वी की परत हलचल, अंदर के हलचल को हम इसी भूविज्ञान के अंतर्गत जो है हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें जो है पृथ्वी के निर्माण करने वाले जो चट्टान होते हैं और उनकी प्रक्रियाओं या उनके विकास से संबंधित जितने भी हम अध्ययन करते हैं वो हमारा भूविज्ञान के ही अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है। हमारा जो पृथ्वी है उसके तल के नीचे जो पिघला हुआ चट्टान होता है जिससे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा है क्या चीज़? पृथ्वी के नीचे जो भूगर्भ पर पिघले हुए पदार्थ होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। भूगर्भ पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा से ही जो है ज्वालामुखी से निकलने वाला, ज्वालामुखी से जब हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके साथ में जो मैग्मा धरातल पर आने के बाद जो है जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। उसी को हम लावा कहते हैं। जब हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ में जो निकलते हैं पदार्थ उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। उसको लावा कहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला समानता पाई जाती है। ज्वालामुखी हमारा जो है समानता कहाँ पर पाई जाती है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये हमारा जो है ज्वालामुखी जो हमारा पाया जाता है, पर्वतीय माला समानता पाई जाती है, तो ये हमारा जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ बच्चों? प्रशांत महासागर में। और इसको एक नाम से हम और जानते हैं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी को हम रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में ये पाई जाती है। ज्वालामुखी को हम जो है एक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और ये ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। इसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। इसमें जो है प्लेट विवर्तनिक किनारों पर विस्तृत हैं और अधिकांश ज्वालामुखी जो विश्व के पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो वो प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। तो इसमें जो है लगभग हमारा क्षेत्र जो है 63% जो है ज्वालामुखी का प्रभाव यहाँ पर होता है प्रशांत महासागर पर। भूकंप का और ज्वालामुखी का 63% क्षेत्र जो है ये प्रशांत महासागर पर पाया जाता है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन भूकंप, चक्रवात, ज्वारीय तरंग, समुद्र के नीचे की तरंग। क्या है? समुद्र के नीचे की तरंग। तो इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? कि कौन सा नाम दिया गया है? समुद्र के नीचे की तरंग। समुद्र के नीचे की तरंग। आप सब बच्चे पेन और कॉपी पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठा करिए, ताकि आप सब जो है क्वेश्चन हम बोले, आंसर हम बोले, उसको आप सब अच्छे से लिख लीजिएगा
उसके बाद उसके बारे में जो थोड़ा बहुत हम डिटेल आपको बताते हैं, हाँ ये चीज़ कहाँ से कैसे क्या होता है, तो उसको भी आप सब लिख लीजिए, लिखा करिएगा, ताकि आप सबको अच्छे से याद हो जाए। तो सुनामी नाम किसे दिया गया? समुद्र के नीचे की तरंग को। ये सुनामी के नीचे, समुद्र के नीचे की तरंग जो होती है, ये प्लेटों के टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होता है, प्लेटों के टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होता है, जब वहाँ पे क्रिया होती है तो महासागरों में उत्पन्न होती है। वो क्रिया जो है महासागरों में ही उत्पन्न होती है, और उसी को हम सुनामी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी का जो है ज्वारीय तरंग से कोई संबंध नहीं होता है। जो सुनामी आती है उसका सुनामी नाम जो है दिया गया समुद्र के नीचे की तरंग को। तो सुनामी का ज्वार तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है। ये बहुत लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती हैं बच्चों, बहुत लंबी और कम कंपन करने वाली समुद्री लहरें होती हैं। और ये जो है महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती हैं। ये जो है महासागरीय भूकंपों के जो प्रभाव होते हैं वो महासागर में ही उत्पन्न होते हैं, जिनसे सुनामी लहरों के साथ जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। क्या है? सुनामी लहरों के साथ जो है इसका जल का जो गति होता है वो संपूर्ण गहराई तक होता है, इसलिए ये जो है अधिक विनाशकारी होता है। इसीलिए ये अधिक विनाशकारी होता है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को और क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टीचर, कंपन, टेपर, इनमें से कोई नहीं। भूकंप को और क्या कहा जाता है? तो ये तो दिख ही रहा है, भूकंप को कंपन कहते हैं। जब भूकंप आता है, देखिए आप सब एक बार देखे होंगे 24 अप्रैल शायद 2016 में या 17 के आसपास, एक बार नहीं 16 या 15 में आया था भूकंप। तो उस समय आप सबको आभास हुआ होगा कि हाँ भूकंप कैसे आता है ना बच्चों? कैसी उसकी जो है वो होती है, क्या कहते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, कंपन करता है, वो हिलता रहता है पूरी पृथ्वी। और एक मिनट बच्चों, आज बच्चों थोड़ा गले में खराश है। तो जब ये भूकंप को हम कंपन कहते हैं, और कंपन होता क्या है? पृथ्वी के अंतर्जातीय बल से जब भूकंप प्रॉपर्टी से उत्पन्न होने वाला जो कंपन होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं, ठीक। और ये ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकलती है। कौन सी? विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसी को हम जो है कंपन कहते हैं। और ये जो है तो भूकंप को हम नापते किससे हैं? सिस्मोग्राफ तंत्र से भूकंपी तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है कि हाँ ये कितने स्पीड में चल रही है। और इसके 3 और स्केल हैं, वो भी है राशि फेरल स्केल। ये पहला है राशि फेरल स्केल हुआ, उसके बाद क्या और है, एक मर्केली स्केल हुआ, और रिएक्टर स्केल। ये 3 स्केल और हैं जो सिस्मोग्राफ से जैसे भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है, कितने स्पीड में कितनी तीव्र गति से ये चल रही हैं। और इसके अलावा 3 स्केल और इसके होते हैं, राशि फेरल स्केल और मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। क्या होते हैं? रिएक्टर स्केल। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या है? अन्नच्छादन पहला ऑप्शन है, अन्नच्छादन, विवर्तनिक, भूपरिभ्रमण, भूघूर्णन। क्या है इसका राइट आंसर? विवर्तनिक। क्या है? विवर्तनिक। ये भूकंप के कारण क्या है हमारे? भूकंप के कारण क्या है? जब हम किसी भी परमाणु बम की जो है परीक्षण करते हैं, या भू संतुलन, उल्कापात और ज्वालामुखी की क्रिया होती है, भ्रंश, जलीय भार के परीक्षण, इन सभी का जब बमों का परीक्षण किया जाता है पृथ्वी के अंदर, तो हमारा जो है ये भूकंप उत्पन्न होता है। और इसको जो है ये विवर्तनिक को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको टेक्टोनिज्म के नाम से, टेक्टोनिज्म के नाम से जानते हैं। विवर्तनिक को टेक्टोनिज्म के नाम से जानते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? सह भूकंप संख्याएं, भूकंप संख्याएं, सह भूकंपन रेखाएं, रेखाएं हैं बच्चों, संख्याएं हमने पढ़ दिया है। सह भूकंपन रेखाएं, सह भूकंपन रेखाएं, तो इसका क्या होगा? सह भूकंप रेखाएं, सह भूकंप रेखाएं। ये बच्चों देखिए आप सभी को दिख रहा होगा कि इसमें सह भूकंप रेखाएं, सह भूकंपन रेखाएं, सह भूकंपन रेखाएं। ये भूकंप रेखा है और ये भूकंपन रेखा है, ये भी भूकंपन रेखा है। तो इसमें जो है सह भूकंप होगा। क्या होगा? सह भूकंप होगा, ये होगा सह भूकंप। ये सम भूकंपन होगा और ये सह भूकंपन होगा, ये सह भूकंप होगा। ये क्या है? सह भूकंप। ठीक। और इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इसका जब भूकंप के क्षेत्र में मिलने वाली जो रेखा होती है उसको होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। भूकंपीय क्षेत्रों को मिलने वाली जो रेखा होती है उसको होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। जब एक समय पर जो आने वाली भूकंप का क्षेत्र होता है, एक समय पर आने वाली भूकंप का जो क्षेत्र होता है उससे मिलने वाली जो रेखा होती है उसी को हम होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। भूकंप की तीव्रता वाले स्थानों से जब जो मिलने वाली जो रेखा होती है उसको हम सम भूकंपीय रेखा कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों पर जब रेखा मिलती है तो उसको हम सम भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। विश्व का, एक बात और याद रखना बच्चों, विश्व का सबसे अधिक भूकंप कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी पर। कहाँ पर? भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी पे विश्व में सबसे अधिक आता है। जिसका मुख्य कारण हम बताएं आपको, प्लेट अभिसरण है, भू प्रॉपर्टी के चट्टानी संस्तरों में भर्सन तथा ज्वालामुखी सक्रियता होती है। प्रशांत महासागर में विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। और वहाँ पे अभी हम और आगे बताते हैं क्या और होता है। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अभी देखिए हमने बताया एक भूकंप प्रशांत महासागर में हुआ। ठीक। अब यहीं पे हमारा जो है ज्वालामुखी की भी मात्रा भी, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन पे उसके बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में बताया था। यहाँ पे जो है सबसे अधिक जो है प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब की मात्रा पाई जाए। इसका क्षेत्र जो है विश्व के लगभग 63%, कितना? 63% भूकंप यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और ज्वालामुखी सक्रियता जो है यहीं पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रशांत महासागर में। और इसका जो है अग्नेय वलयाकार क्षेत्र है, ये कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको चारों ओर जो रिंग ऑफ फायर के होता है। ठीक। अभी हमने इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन इसके पहले और उठाया था, हमने उसको बताया था। तो आज दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः क्या होता है? पहला है ऑप्शन सुस्थित गति, समस्थित गति, सुस्थित गति, समस्थित गति, पृथ्वी की प्लेटों का संचलन, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या है बच्चों? अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है पृथ्वी की प्लेटों की संचलन, प्लेटों का संचलन। इसमें ये होता कब है? जब दो प्लेटों टकराते हैं, टकराने पर जो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट होती है, कम घनत्व वाली प्लेट जो होती है वो नीचे चली जाती है। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक अधिक वाली प्लेट और एक कम वाली प्लेट,
ये दोनों जो है टकराती हैं जब, तो दोनों जो है नीचे चली जाती हैं। उसी प्लेटों के टकराने से जो विनाशकारी भूकंप उत्पन्न होता है वही है अधिक विध्वंसकारी भूकंप का कारण। समानता वही माना जाता है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं हम। भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जो ज्वालामुखी पड़ाव होता है, वह बिंदु जहाँ से भूकंप की तरंगों की तीव्रता घट जाती है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा डी ऑप्शन। क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का ऊर्ध्वाधर होता है। ये भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जहाँ पर हमारी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हीं को हम भूकंप मूल कहते हैं। जैसे हमारा भूकंप जब भी स्टार्ट होता है, जब उत्पन्न होता है, जहाँ पे तरंग उत्पन्न होती उसी को हम भूकंप मूल कहते हैं। और जहाँ पर हम भूकंप की लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप का अपकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप हमारा उत्पन्न होता है उसी को हम भूकंप का उपकेंद्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? समुद्र के नीचे भूकंप, चंद्रमा के आकर्षण, समुद्र में ज्वार, चक्रवात। किसके कारण से सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं? जब हमारे समुद्र के नीचे किसी प्रकार की हलचल होती है, भूकंप होती है, तो वही जो है तरंगों में बदल जाता है। क्या अभी हमने बताया कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वही क्रिया जो है हमारे महासागरों में उत्पन्न होती है। वो क्रिया कहाँ पर उत्पन्न होती है? हमारे महासागरों में उत्पन्न होती है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और भूकंप ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में जब कंपन उत्पन्न होती है, जब भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में कंपन उत्पन्न होती है तो उसके कारण ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे पैदा होती हैं। किसके कारण बच्चों? ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे पैदा होती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी के महासागरीय धरातल में जो कंपन उत्पन्न होती है उसी के कारण ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे पैदा होती हैं, जिसको हम सुनामी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सुनामी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? उत्प्लावन, सुनामी, धारा, ज्वार। क्या है? उत्प्लावन, सुनामी, धारा, ज्वार। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? सुनामी। इसका राइट आंसर क्या है? सुनामी। और सुनामी कहाँ होती है? महासागर में उत्पन्न होती है। हम बताते आप सबके क्वेश्चन के पहले बताए अभी, सुनामी हमारी महासागर में उत्पन्न होती है और ये सागर तट की ओर प्रभावित होती है। ये सागर तट की ओर प्रभावित होती है और ये भूकंप ज्वालामुखी के कारण ही सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, अभी हमने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया, उसको आप सब देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? अब बोलो बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। कोलिमा, पूरा से, सेमरू, इटना। कोलिमा, पूरा से, सेमेरू, यहाँ पे सेमेरू रहेगा बच्चों, सेमेरू, इटना। इसका राइट आंसर क्या है? कोलिमा। क्या है? कोलिमा। ये कोलिमा ज्वालामुखी जो है हमारे मैक्रो में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब जो निरंतर चलता रहता है, हमेशा ये ज्वालामुखी अपना जो है ये चलता रहता है, इसी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और इसी को हम वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिएगा, वॉल्केनो
वाल कैनो ऑफ, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। इंग्लिश में अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में और याद करने में भी आसानी रहे। फायर, वॉल्केनो ऑफ फायर। ठीक बच्चों, इसको इसी के नाम से जानते हैं। और ये जो है वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जो नेवादा के नाम से जानी जाती, उसी पर स्थित ये मैक्सिको की सबसे अधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला कोलिमा को कहा जाता है। और इस कोलिमा को एक नाम से हम और जानते हैं, उसको लिखिए, उसको भी लिख लीजिएगा, फ्यूगो। कोलिमा को हम एक नाम से और जानते हैं, फ्यूगो। अगर मान लीजिए पूछ ले तुमसे कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, और कोलिमा की जगह अगर फ्यूगो दे देता है आपको, तो फ्यूगो को ही राइट करिएगा आप सब। इसका कोलिमा का नाम एक और है, फ्यूगो। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? परिप्रशांत कटिबंध, हिंद महाद्वीपीय कटिबंध, हिंद महासागर कटिबंध, आंध्र महासागर कटिबंध। चलिए इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ए ऑप्शन, परिप्रशांत कटिबंध महासागर। अभी हमने पहले बताया था रिंग ऑफ फायर पर शांत कटिबंध क्षेत्र को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वतमाला या जो है रिंग ऑफ फायर प्रशांत कटिबंध, ये जो है क्षेत्र को ही कहा जाता है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्षेत्र में यहाँ पे अनेकों प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जैसे हमारा है हवाई द्वीप है, जापान द्वीप है, तथा एलियूसियन द्वीप समूह है। क्या है? एलियूसियन द्वीप समूह है। ये सभी जो है और हैं, तो ये सब जो है परिप्रशांत कटिबंध पर ये पाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसका जो छिद्र होता है, उसी छिद्र को क्या कहते हैं? केंद्र, ऊपरी केंद्र, क्रेटर, सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी निकलता है, अगर आप सब वीडियो में कहीं पे देखे होंगे या फोटो में देखे होंगे, तो ज्वालामुखी जब जो आग फेंकता है, कप जिसको कहते हैं, छिद्र, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेटर कहा जाता है। कप नुमा ये कीपाकार होता है, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। और ये ज़मीन में एक गोलाकार गड्ढा है, ये ज़मीन में एक गोलाकार गड्ढा है। और यहाँ पे जब ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होता है, उसी को ज्वालामुखी कुंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ज्वालामुखी कुंड। उसको ज्वालामुखी कुंड भी कहा जाता है। और इसके मुख में अगर जल भर जाता है, इसके मुख में जब ये क्रेटर में जल का भराव हो जाता है, तो उसी क्रेटर झील के नाम से ये बन जाती है। किसके? क्रेटर, ये झील के नाम से बन जाती है, क्रेटर झील के नाम से। ठीक, ये क्रेटर झील के नाम से बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक लोनार झील है, आप सब उसका नाम सुने होंगे, लोनार झील है, जो इसी का देन है, इसी का क्रेटर झील। जैसे उसमें पानी का छिद्र में उसके जो है पानी का भरा हो गया, तो वो जाके हमारा लोनार झील के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं हम। भूकंप के परिमाण को मापने के लिए साधन को कहा जाता है। अभी हमने इससे पहले बताया था आप सभी को, सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे, बाकी आप सभी को तभी मैंने इसके पहले बता दिया था। इसके बारे में ये जानेंगे कि जो हमारे स्केल होते हैं जिससे हम भूकंप को मापते हैं, उसमें क्या होता है। जैसे सिस्मोग्राफ से भूकंप को जब हम परिमाण को मापते हैं, उसी को कहते हैं सिस्मोग्राफ। और ये विज्ञान की प्रमुख शाखा होती है, भूकंप के विज्ञान की ये प्रमुख शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन भी करते हैं। इसी को हम जो है सिस्मोग्राफ या अर्थात मान के चलिए कि भूकंप विज्ञान कहते हैं। और इसके 3 स्केल होते हैं, हमने पहले बताया था आपको। राशि फेरस स्केल होते हैं, और उसके बाद मर्केली स्केल होते हैं, और एक होता है रिएक्टर स्केल। इसकी जो इतने हैं तो इसको कितने तक मापा जाता है। जैसे हमारा राशि फेरल स्केल है, लिखिएगा, आप सब लिखते रहिएगा।
ये हमारा राशि 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 फेरस राशि राशि फेरस स्केल राशि फेरस स्केल। इसको जो है हम कितने से कितने तक मापते हैं? 1 से 11 तक। ठीक, 1 से 11 तक। मर्केली क्या है? मर्केली स्केल से हम कितने, इसका माप कितने तक करते हैं? 12 तक करते हैं। मर्केली स्केल के 12 तक हम माप करते हैं। ठीक, और तीसरा हमारा है, तो बच्चों ये मतलब हमारा एक और बचा है, उसको भी लिख लीजिएगा आप। रिएक्टर। क्या है उसका नाम? रिएक्टर। क्या है? रिएक्टर। ये रिएक्टर स्केल को जो है हम किस में मापते हैं? रिएक्टर स्केल को हम 0 से लेकर 9 तक होती है इसकी मापन संख्या। और 1 से अधिक जब भूकंप की तीव्रता बढ़ने के कारण 10 गुना अधिक विनाशकारी होती है। 1 से अधिक भूकंप तीव्रता जब बढ़ती है हमारी, रिएक्टर का कितना है? 0 से 9 तक। ठीक, और 1 से जब हमारा जो है अधिक भूकंपीय तीव्रता बढ़ती है, तो ये जो है हमारा 10 गुना जो है ये अधिक विनाशकारी होता है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? ठीक, सुख। क्या है? सुख, अपकेंद्र, ऊपरी केंद्र, फोकस। क्या है इसका राइट आंसर? अपकेंद्र। क्या है राइट आंसर? अपकेंद्र। भूकंप जो है जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, भूकंप पृथ्वी के धरातल पर जब पहुंचता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र कहते हैं। उस बिंदु को हम अपकेंद्र कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु होता है? धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है, देखिएगा, केंद्र बिंदु, उत्पत्ति, अपकेंद्र, फोकस। क्या है इसका राइट आंसर? आप सब बताइए बच्चों जल्दी से। देखिए कौन बच्चा जल्दी बताता है। धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु होता है? ठीक, 1 मिनट बच्चों एक गलती हो गया है। इसका देखिएगा, इसमें जो है यही वाला आंसर अभी हमने आपको बताया। भूकंप केंद्र के नीचे की जो बिंदु होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र नहीं कहते हैं बच्चों, ये मेरा आंसर गलत था। इसका लिख लीजिएगा, फोकस इसको कहते हैं। भूकंप केंद्र के नीचे का जो बिंदु होता है उसको हम फोकस कहते हैं। और इसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है, प्रारंभिक बिंदु या हाइपोसेंटर, इसको या हाइपोसेंटर होता है। इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसका जो है हाइपोसेंटर होता है, या प्रारंभिक बिंदु इसका होता है, फोकस को कहते हैं। ठीक बच्चों, एक इसमें जो है मिस्टेक हो गया था, तो बच्चों आगे देखते हैं। धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? अपकेंद्र। ठीक, अपकेंद्र। अभी हमने बताया था आपको, भूकंप तीव्रता की धरातल पर जब पहुंचती है, भूकंप तीव्रता जब धरातल पर पहुंचती है, तो उस समय जो बिंदु, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र कहते हैं। उसी बिंदु को हम अपकेंद्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है वो भी हम बताएंगे। और ये सक्रियता अधिक पाई जाती है, ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ पर अधिक पाई जाती है? विश्व की ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रियता। इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? हवाई में
जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। इसका राइट आंसर क्या है? हवाई में। कहाँ पे? हवाई में। ये सबसे अधिक अधिक ज्वालामुखी जो है इस क्षेत्र में पाए जाते। विश्व में आपको बताएं हम, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में पाई जाती है। सबसे अधिक ज्वालामुखी अगर किसी देश में पाई जाती है तो वो है इंडोनेशिया। क्या है? लिखिएगा आप सब बच्चों, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे कितनी ज्वालामुखी पाई जाती हैं? सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे 86 ज्वालामुखी, वो भी सक्रिय स्थिति में पाई जाती हैं। कौन सी स्थिति में? 86 ज्वालामुखी जो हमारी पाई जाती हैं, 86 ज्वालामुखी जो पाई जाती हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कौन सी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक बच्चों, सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में। कितनी ज्वालामुखी पाई जाती हैं सक्रिय ज्वालामुखी? इंडोनेशिया। 86 ज्वालामुखी यहाँ पे, वो भी सक्रिय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है, जैसे जिसको हम कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। ये जो है एक बार फट गई, अगर दोबारा शांत हो गई या विलुप्त हो गई तो इसे दोबारा इसको जो फटने की उम्मीद जो है एकदम चली जाती है। और हम आप सबको एक इसी वाले क्वेश्चन में, इस वाले में थोड़ा सा और हम आपको बता दें, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। इसी कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कितनी पाई जाती हैं? 86 पाई जाती हैं। और ये 86 पाई जाती हैं। उसी समय इंडोनेशिया में एक विनाशकारी ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था 2016 में, जिसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? बताएं हम। माउंट सिंगाबुंग। ये माउंट सिंगाबुंग जो है ये 2000 में विस्फोट हुआ था। और इसके पूर्व में ये जो है 2014 में हुआ था, 2014 में भी हुआ था, 2016 में भी हुआ था ये। और ये जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक ज्वालामुखी के नाम से ये जाना जाता है। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी ये माना जाता है, माउंट सिंगाबुंग। और ये जो है कहाँ पे स्थित है? ये सुमात्रा द्वीप पर ये पाया जाता है। कौन सा? माउंट सिंगाबुंग। ठीक, माउंट सिंगाबुंग जो है ये इंडोनेशिया की सबसे अधिक खतरनाक ज्वालामुखी मानी जाती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है, इसको अभी हमने बताया आपको, विलुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम शांत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। और ये भविष्य में इसको कोई संभावना भी नहीं रहती है, फटने की उम्मीदें नहीं रहती है। और ये जैसे हमारे कुछ ज्वालामुखी थे, एक था इक्वाडोर में, इक्वाडोर का जो है उसका नाम था चिम्बाराजो एक ज्वालामुखी था इक्वाडोर में। और एक म्यांमार का पोपा, ये भी आपने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ज़रूर। म्यांमार का पोपा जिसको कहते हैं, ईरान का देमबंद कहते हैं। और एक था कोह सुल्तान था, एंडीज पर्वत का एकांकागुआ, क्या था? एंडीज का, लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, एकांकागुआ, ये जो है एंडीज पर्वत का है। इन सभी पे जो है एक बार ज्वालामुखी हुआ तो था, विस्फोट फटा था, लेकिन ये सब आज तक फिर दोबारा जो है फटे नहीं हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इसके फिर से फटने की कोई उम्मीदें नहीं है, कभी भी भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है कि ये फट जाएंगी दोबारा, जिनको हम विलुप्त या शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? पहला है हमारा ऑप्शन
भूकंप, चक्रवात, बवंडर, परभजन, परभंजन, परभंजन। इसका राइट आंसर क्या है? भूकंप। क्या है इसका राइट आंसर? भूकंप। और ये भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, ये तो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है, इसी को हम कहते हैं। इसका समय निश्चित नहीं होता है, भूकंप का कभी भी समय निश्चित नहीं होता, चक्रवात का भी कभी नहीं होता है, लेकिन अननुमेय प्राकृतिक आपदा है ये। क्या है? ये अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। बवंडर का भी कोई समय निश्चित नहीं होता है। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आप सब पूरा देखिएगा। हमें तो स्टार्ट में ही बोलना चाहिए था कि आप सब पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, मज़ा भी आएगा। वैसे मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।